पंजाब में 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की घोषणा की है और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतारने के लिए अब भी विचार कर रही है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने लगभग चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सिर्फ बीजेपी ने उपचुनाव में चब्बेवाल सीट पर अभी तक किसी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया। उपचुनाव के लिए पंजाब में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, जो इसी लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसमें बरनाला से कुलदीप सिंह ढिल्लों, गिदड़बाहा से अमृता वड़िंग, चब्बेवाल से रंजीत कुमार और डेरा बाबा नानक से जतिंदर कौर को कैंडिडेट घोषित किया गया। कांग्रेस ने गिदड़बाहा सीट पर राजा वड़िंग के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनकी पत्नी अमृता वड़िंग को टिकट दिया है। गिदड़बाहा से अमृता वड़िंग के नाम की चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही थी और अब जब उनके नाम पर मुहर लग गई है, तो वो पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरा हाल है। पंजाब के सिर कर्जे नाल पंजाब डुबिया पिया है। पता नहीं लग रहा भी सरकार कौन चला रहा है, चीफ मिनिस्टर चला रहा है, एडवाइजर चला रहा है, कौन कौन व्यक्ति चला रहे हैं। सो लोगों की पूर्ण बेविश्वासी सरकार के खिलाफ हो गई है। सो मैनू लगता है कि जिस प्रकार 7 सीटां ते लोगों ने एक सुनेहा दिता सी भी आने वाला जिहड़ा भविख है कांग्रेस का, लोगों को समझ आ गई है, लोग बड़े सियाने हो गए। लोग चंगे बंदे नूं वोटां पाउणा चाहुंदे। मैं बहुत शुक्रगुजार है परमात्मा दी, कांग्रेस पार्टी दी, लोकां दी एंड डेफिनेटली राजा वड़िंग जी, भावें वो मेरे हस्बैंड है पर कांग्रेस प्रेजिडेंट भी ने। बड़ा एक साथ हुंदा है परिवार का, हमेशा बड़ा कुछ सीखने भी मिले राजा जी तो मैं सब दी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पार्टी ने उम्मीद जताई है, कितों तक खरे उतरोगे? हमेशा वेखो लोगों का साथ है, लोगों का साथ मिलता रहा है और लोगों की उम्मीद के सदा खरे उतरे हैं। वहीं गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतिंदर कौर को उम्मीदवार बनाया गया है। डेरा बाबा नानक सीट सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि उपचुनाव में डेरा बाबा नानक सीट पर जतिंदर कौर रंधावा का मुकाबला बीजेपी के मनप्रीत बादल से है। वही टिकट दिए जाने के बाद सुखजिंदर रंधावा और जतिंदर कौर ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अपने गांव धारोवाली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करके की। हाँ जी, मैं बैकफुट ते रह के काम करती रही हाँ। वैसे तो 97 तो ही शुरू किया होया, जो तो रंधावा साहब ने पहली इलैक्शन लड़ी सी। 2 इलैक्शन इन्होंने फतेहगढ़ छोड़ियाँ, फिर उस तो बाद डेरा बाबा नानक दे विच तो मैं इन्हां दे नाल ही विचरदी रही हाँ हल्के दे विच, लेडीज़ दे खास तौर पर लेडीज़ दे नाल। तो बहुत वधिया हुंगारा मिलता रहा। सारियां भैणां बहुत वधिया साथ दिंदियां रही और जिथे भी किते दुख सुख च उन्होंने मेरी लोड़ पई है, उन्होंने मैनूं आवाज़ दी है या मेरे कोल पहुंचियां ने, तो मैं कभी भी उन्होंने खाली नहीं मोड़िया। मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब नूं गिल साहब, अजनाला साहब, पाड़ा साहब, सज्जन साहब कोई बड़ी सिफत नहीं पढ़ पढ़ती। एक यूक्रेन का जिहड़ा राष्ट्रपति बनया वो भी कमेडियन जी, जिदा का भगवंत मान ने यूक्रेन खत्म करके रख दिता जी। तो इतों वाले यूक्रेन वाले ने पंजाब ने इन्हें पंजाब खत्म करके रख दिया। अब आपको बताते हैं कि इस बार किस सीट पर किसका मुकाबला किससे है। डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रविकरण काहलू को कैंडिडेट बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने गुरदीप सिंह रंधावा और कांग्रेस ने जतिंदर कौर को मैदान में उतारा है। वहीं अकाली दल ने नाम का ऐलान नहीं किया। बरनाला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को कैंडिडेट बनाया, तो आम आदमी पार्टी ने हरिंदर सिंह धालीवाल और कांग्रेस ने कुलदीप सिंह ढिल्लों को मैदान में उतारा है। वहीं अकाली दल ने नाम का ऐलान नहीं किया।
गिदड़बाहा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मनप्रीत सिंह बादल को कैंडिडेट बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों और कांग्रेस ने अमृता वड़िंग को मैदान में उतारा है। वहीं अकाली दल ने नाम का ऐलान नहीं किया। चब्बीवाल विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी ने ईशांक सिंह चब्बेवाल और कांग्रेस ने रंजीत कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं अकाली दल ने नाम का ऐलान नहीं किया। जो यूथ जो है उनका जो जोश देखा जाता है, मैं उसी को इस्तेमाल करके जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोगों की जो सेवा है वो मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, और जो लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल है, जिनका बहुत अच्छा रसूख है, मेरे पिताजी हैं, मैंने उनसे शुरू से उनको देखता रहा और उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने, और मैं बहुत चीज़ें सीख भी रहा हूँ। और ऐसे ही अब मैं और उस एक बड़े लेवल पे भी आ चुका हूँ। एक नई ये नया लेवल है मेरे लिए, नई चीज़ है बहुत। वाला जी ठीक रहਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਪਾर्टी सीनियर लीडरशिप ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने 2 सांसदों की पत्नियों पर दांव खेला है, तो वहीं 2 सीटों पर नए चेहरे को मौका दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने अब तक जिन 3 नामों का ऐलान किया है वो सभी दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बागियों और अपने सांसदों के परिवार पर दांव खेला है, जिसके चलते इस बार उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾਨਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। उपचुनाव में जीत के लिए कोई पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट है, तो वहीं विपक्षी दल इसे 2027 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। लोग मानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने बड़ी धोखाबाजी की है। पंजाब की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसान भी आज बहुत परेशान भी है, और उस दृष्टि से इस चुनाव को हमने गंभीरता से लिया है कि इस चुनाव के माध्यम से इस सरकार को हम, इस पंजाब की जनता चेतावनी दे। इस बीच अब हर किसी की नजर शिरोमणि अकाली के उम्मीदवारों पर है। कल चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल ने कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भूदड़ की अगुवाई में कार्य समिति और जिला अध्यक्षों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल नहीं शामिल होंगे, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से उन्हें तनखैया घोषित किया गया है, और जब तक वो तनखैया को मिलने वाली सजा को पूरा नहीं कर लेते, तब तक वो पार्टी की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। आज तक ब्यूरो। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की आज एक अहम मीटिंग हुई है। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में सीएम भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक भी मौजूद थे। मीटिंग में चारों हलकों के उम्मीदवार और अन्य नेताओं के साथ चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की गई। देखो, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। जनता जो चाहती है, जनता की जो मांगे होती है, जनता के जो इश्यूज होते हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाओ। जनता आपको आशीर्वाद देती है, और बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोई कठिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है और कोई एजेंडा नहीं होता है। एजेंडा सिंपल है, जनता के मुद्दों को आप एजेंडा बनाकर चुनाव रखो, अपनी पूरी राजनीति जनता की सेवा करने में लगाओ, जनता आपको आशीर्वाद देगी। ये सबसे सरल और सबसे सॉलिड ये चुनाव जीतने का मॉडल भी है, राजनीति बड़ा करने का भी।
तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व विधायक दलबीर गोल्डी ने एक बार फिर से बागी तेवर अख्तियार किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है। साल 2027 में अगर कांग्रेस पार्टी धुरी से उन्हें टिकट देती है तो वो सीएम के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। गोल्डी ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि वो पिछले 6 महीने से घर पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह से उनकी छवि को नुकसान जरूर पहुंचा है। हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में होने वाले उपचुनाव को लेकर 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसमें दलबीर गोल्डी का नाम नहीं था। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने की वजह से वो एक बार फिर से बड़े नाराज हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने क्या और कहा है, सुनिए। चीन से एलएसी सीमा का विवाद खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान से भी अच्छी खबर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी है। चीन के बाद पाकिस्तान से आई गुड न्यूज। सीमा विवाद के बाद अब करतारपुर साहिब पर बनी बात। पड़ोसी मुल्कों से बेहतर होते भारत के रिश्ते। भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच रिश्ते इन दिनों पटरी पर आते दिख रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की कोशिशों के बाद चीन एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने पर सहमत हुआ, तो दोनों देशों के बीच एक नई उम्मीद जगी। वहीं अब पाकिस्तान से भी अच्छी खबर आ रही है। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां दोनों देशों ने आपस में बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, तो पाकिस्तान से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर हुई बातचीत में करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते की वैधता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। मोदी सरकार हमारे सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर पाकिस्तान से आई इस अच्छी खबर से सिख समुदाय के लोग बेहद खुश हैं, तो वही कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र स्थान है, जो पाकिस्तान में, उसके लिए भारत के सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के लिए उस कॉरिडोर को, जो बिना वीजा के उस पवित्र स्थान के दर्शन दीदारे के लिए खुला है, उसको एक्सटेंड करने की जो खुशखबरी हम सिख संगत को दी है, इसके लिए देश भर के, दुनिया भर के सिख और गुरु नानक नेम लेवा संगत उनका तहे दिल से शुक्राना करती है। हम शुक्रगुजार हैं देश के प्रधानमंत्री जी के। एक बहुत ही सत्कार, आदर और एक बहुत ही धार्मिक संस्था है, और वहाँ पे श्री गुरुद्वारा साहब में जाकर सिर्फ भारत से नहीं पर दुनिया भर से लोग नतमस्तक होते हैं, और इससे ज़रूर सिर्फ सिख समुदाय नहीं, जो पंजाबी समुदाय है उसको खुशी होगी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोशिशों की वजह से ही चीन से एलएसी सीमा विवाद खत्म हुआ था। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों की सेना सीमा से पीछे हटी और अब करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को 5 साल और बढ़ाने पर बनी सहमति से भारत पाक के बीच रिश्तों को लेकर नई उम्मीद जगी है और इसे दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पठानकोट समेत आज प्रदेश के सभी बस अड्डों पर 2 घंटे के लिए पीआरटीसी और पनबस के कच्चे कर्मचारियों ने हड़ताल की है। सुबह 10 बजे से जारी ये हड़ताल दोपहर 12 बजे तक चली और इस दौरान सफर करने वाले यात्रियों को करीब 2 घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पीआरटीसी और पनबस के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पीआरटीसी और
पनबस के जो कर्मचारी हैं वो 2 घंटे तक हड़ताल करते रहे। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਇਹ ਆਂਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट महकमे वाल कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये महकमा बंद ही कगार ते आ गया। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जहरीली हवा के बीच जिंदगी की जद्दोजहद से जूझने के लिए विवश हैं। फेफड़ों में घुसती धुएं जैसी जहरीली हवा लोगों को बेदम कर रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले भी इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में नाकामयाब हैं। सरकारें पूरी तरह से नाकाम नजर आती हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार, चढ़ता AQI, गिरती हवा की क्वालिटी, बढ़ते प्रदूषण से नाराज सुप्रीम कोर्ट, लापरवाही पर सरकार को फटकार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के आगे सरकारों की बेबसी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कैसे फटकार लगाई, ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले दिखाते हैं कैसे दिल्ली में आज की सुबह साफ सुथरी हवा की जगह आसमान में जहरीली हवा का बसेरा था। पूरा इलाका दिल्ली के सबसे ग्रीन बेल्ट्स में से एक माना जाता है। आईटीओ की तरफ ये सड़क जाती है, धुंध ही धुंध दिखाई देगी आपको, और दाहिने हाथ पे जब कैमरा घूमेगा तो भारत मंडपम का वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। और वहां पे आप देखिए स्थिति कैसी है कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो धुंध की चादर से ढका हुआ है। दरअसल दिल्ली की हवा दमघोंटू बनती जा रही है और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। लिहाजा आज जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो देश की सर्वोच्च अदालत सरकारों की लापरवाही और अधिकारियों के नकारेपन पर आग बबूला हो गई। दिल्ली में हवा के बिगड़ते स्तर के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों ने पराली जलाने से रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये तथ्य जब अदालत के सामने आया तो जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार को जोरदार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार से पूछा गया कि पराली जलाने वालों से कितना जुर्माना वसूला गया, तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 417 लोगों से औसतन 2500 से 5000 रुपए तक जुर्माना लगाकर 11 लाख रुपए वसूल लिए गए। इस जवाब से नाराज अदालत ने कहा कि आप नाम मात्र जुर्माना लगाकर लोगों को नियम तोड़ने और कानून हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोर्ट ने पराली जलाने वाले 1084 लोगों में से केवल 417 पराली जलाने के आरोपियों पर मामूली जुर्माने को लेकर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी जोरदार फटकार लगाई और कहा कि हरियाणा सरकार पराली जलाने के मामले में धूल झोंकने का काम कर रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा कि आप जानबूझकर सेक्शन 15 के तहत जुर्माना वसूल रहे हैं ताकि बाद में उसे अपील के जरिए खारिज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिक एंड चूज यानी मन मुताबिक किसी को पुचकार और किसी को फटकार वाले हरियाणा सरकार के एक्शन पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा में रहना लोगों का मूल अधिकार है और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सोचें कि कैसे जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाए और उनके ऊपर लगने वाला जुर्माना बढ़ाया जाए। पराली जलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकार इस मामले में कैसे कदम उठा रही है जिससे सामने से तो ऐसा लगे कि सरकार इस मसले पर सक्रिय है, लेकिन पीछे जमीन पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। ऐसे में लाख कोशिशों के बावजूद न तो पराली का जलना रुक रहा है और न ही दिल्ली के आसमान पर छाई मुसीबत कम होने का नाम ले रही है।
पराली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इसको लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार भी लग रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हो रही। ये तस्वीर हरियाणा के कैथल जिले की है। यहाँ के पटियाला रोड बाईपास पर रात में भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है और धू-धू कर जलती पराली का धुआं हरियाणा से होते हुए दिल्ली के आसमान पर आफत बनकर छाया हुआ है। जहरीली धुंध से बंधक बनी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली है और हर साल इस मौसम में चलने वाली हवा की दिशा वहां के जहरीले धुएं को दिल्ली के आसमान पर पहुंचा देती है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण सांसों का आपातकाल लगा हुआ है। मैं इस समय हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो धान की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और जो किसान है पराली को आग लगाना शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की AQI पे देखा जा रहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच 2021 में पराली जलाने के 4,327 मामले दर्ज किए गए, तो हरियाणा में 1,368 मामले रिकॉर्ड किए गए। 2022 में ये संख्या घटकर पंजाब में 3,114 और हरियाणा में 771 रह गए। उसी तरह साल 2023 में पंजाब में 1,764 और हरियाणा में 689 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए, जबकि इस साल पंजाब में 1,510 और हरियाणा में पराली जलाने के 655 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों में पराली जलाने के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन इसके बाद भी न तो पराली जलाने के मामले खत्म हुए हैं और न ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस मामले पर यह भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीति हो रही है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस राजनीति में शामिल हो गए हैं। पर वहीं धरातल पर जब हमने लोगों से बातचीत की, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, उनका कहना है कि किसानों की सहायता के लिए बेलर मुहैया कराए जा रहे हैं, हैप्पी सीडर मुहैया कराए जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कम जमीन के लिए बेलर उनके काम का नहीं और छोटे ट्रैक्टर होने के कारण हैप्पी सीडर से वो खेत नहीं जोत सकते। पंजाब और हरियाणा सरकार के पराली पर रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और आज अदालत ने दोनों सरकारों को फटकार भी लगाई है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप को लेकर 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ ये पराली की उस पे कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, सरकार भी सख्त है। किसानों को हम इस बात के लिए समझा रहे हैं अभी पराली में आग ना लगाओ, लेकिन कोई किसान अपनी मजबूरी में कोई लगा लेता है, उस पर कार्रवाई में आ जाता है। उसी वजह से अधिकारी भी कार्रवाई में फंस जाते हैं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी जगह वगैरह मेरी है तो ये तो 2-3 दिन में ठीक हो गए। तो हम तो पंजाब सरकार तो मान साहब तो लगे हुए हैं, मान साहब तो दिल्ली भी बात कर रहे हैं, कई पद से बात कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले में भी पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। पराली जलाने वालों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जल्द ही पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। चंडीगढ़ से अनमोल बाली और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।